वो फिर एक बार ये जो नक्शा है इसके जरिए आपको बताने की कोशिश है कि कैसे आखिर ये एक्सीडेंट हुआ। फिर एक बार देवेंद्र की मदद से आपको समझाते हैं। इसमें आपको 3 लाइन नजर आ रही हैं, इनको आप 3 पटरियां समझिए, ये नीले रंग में, हरे रंग में और ये भूरे रंग में जो है, इसको 3 अलग अलग पटरियां आप समझिए। जो बीच वाली ट्रेन पटरी है इसी पर आ रही थी वो कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसके जो डिरेल हुई, जो पटरी से उतरी है और यही जांच का विषय आ रही थी जी। वो इस दिशा में जा रही थी, वो इस दिशा में सामने हावड़ा की तरफ जा रही थी, वो आ रही थी मद्रास की तरफ से, इधर से वो आ रही थी। और दूसरी ट्रेन जो डाउन लाइन की ट्रेन है, यानी कि इसको डाउन, इसको अप और ये लूप लाइन, ये 3 हम लोग बार बार बता रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर सौरभ चल रहा है कि ऐसा कैसे हो गया कि 3 लाइन पे एक ही समय एक्सीडेंट। 3 लाइन पे एक्सीडेंट इस वजह से हुआ क्योंकि एक डिरेल हुई और उस डिरेलमेंट ने बाकी दोनों को इंपैक्ट किया। पहले एक चीज आपको स्पष्ट कर दें, ये आप जो 3 लाइनें देख रहे हैं, इस पर मालगाड़ी खड़ी है, इस पर चेन्नई से हावड़ा जाने वाली ट्रेन चल रही है और इस पर उल्टी दिशा से हावड़ा से चेन्नई जाने वाली ट्रेन आ रही है। तो ये तीनों का एक समय पर अलग अलग पटरियों पर होना, लेकिन एक ही समय पर, यह सामान्य बात थी, बिल्कुल रेगुलर बात थी कि ये अपनी दिशा में जाती, ये ट्रेन अपनी दिशा में जाती और ये मालगाड़ी स्टेशनरी यहां पर खड़ी। बिल्कुल, और डबल लाइन का यही फायदा होता है। जब भी आप डबल लाइन की बात करते हैं तो यही फायदा होता है कि एक समय एक ट्रेन अगर किसी स्टेशन से जा रही हो या कहीं भी जा रही हो तो दूसरे को रोकना नहीं पड़ता है, दूसरे किसी जगह में वो एक साथ क्रॉस कर रही होती है। कुछ अब नहीं है, बिल्कुल नहीं। और प्रतिदिन हजारों हजार की संख्या में ये चीजें होती हैं कि अलग अलग ट्रैक पे ट्रेनें एक साथ क्रॉस तो बस दुर्भाग्य ये है कि जिस वक्त ये कोरोमंडल की जो बोगियां हैं वो डिरेल हुई हैं, उसी वक्त ये ट्रेन यहां से गुजर रही थी और यहां ये मालगाड़ी खड़ी थी। बिल्कुल, इस ट्रेन के लिए दुर्भाग्य इस लिहाज से भी यही है कि सिर्फ उसकी 2 बोगियां बच गई थी, अन्यथा वो दोनों बोगी भी अगर आगे निकल गई होती तो जो डैमेज इस ट्रेन को होना था सिर्फ इसी को हुआ रहता। इस ट्रेन में जो लोग बैठे थे उन्हें डैमेज नहीं हुआ होता। इसमें भी सौरभ, जैसा कि पहले हमने बताया कि एक बोगी, उसको टेक्निकल टर्म में LRSD कहते हैं, यानी कि जिसमें लगेज भी हो और लोग भी बैठे रहें, उसमें से जो 2 बोगियां इसकी डैमेज हुई हैं उनमें से एक बोगी LRSD थी, मतलब आधे में लगेज था, लोग कम थे। अगर वो भी पूरा लोग उसमें होते तो ये जो संख्या है वो और ज्यादा हुई रहती। सिर्फ 2 बोगियां इसकी 3 बोगियों से टक्कर हुई है उनकी। इनकी 3 डिरेल बोगियों ने इसकी 2 बोगियों को डैमेज किया। मैक्सिमम कैजुअलिटी या लगभग सारी कैजुअलिटीज वही हैं। या इसमें भी हुआ ना, जैसे इसकी ट्रेन की बॉगी अगर जाके इधर टकरा रही है तो इसमें जो लोग बैठे थे उस इंपैक्ट के बाद तो उन्हें तो बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा तो इसी ट्रेन को डैमेज हुआ है, इस ट्रेन के बॉगी को कम डैमेज नहीं। मैं समझ, मतलब जो इन दोनों ट्रेनों की जो बोगियां टकराई मैक्सिमम उसी कोलिजन की वजह से डैमेज नहीं, दोनों ही कंडीशन में। जब नीचे आई है, इस लाइन पर आई, उसमें भी इधर। अब एक बॉगी दूसरी बॉगी के ऊपर अगर चढ़ रही हो तो आप अंदाजा लगाएं कि अब उसमें एक ही ट्रेन की बॉगी अगर चढ़ रही हो अगर दूसरी के ऊपर तो किस प्रकार का इंपैक्ट रहा होगा, कैसी स्थिति रही होगी, और उसमें जो लोग रहे होंगे उन्हें कितनी चोट पहुंची होगी और क्या क्या स्थिति रही होगी। तो देखिए, ये वो मैप है जिसके जरिए आपको बताने की कोशिश है कि हादसा कैसे हुआ। और सामने आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं प्रधानमंत्री की, जो कि इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है और वो खुद वहां पर स्थिति जो है वो समझ रहे हैं कि आखिर एक्सीडेंट कैसे हुआ। 2 बातें हैं जिस पर उनको जानकारी लेनी होगी, जिस पर वो इंफॉर्मेशन लेना चाहते होंगे। एक्सीडेंट कहां हुआ, कैसे हुआ, फिर वो जाकर के वहां पर जरूर वो देखेंगे कि कितनी बुरी हालत में वहां बोगियां पड़ी हुई हैं। और दूसरा रिलीफ वर्क, इसके बारे में देवेंद्र ने आपको बताया कि तुरंत जो है वो सिस्टम एक्टिव हुआ। अब ये सब तंत्र तो एक्टिव हो जाता है, लेकिन वो अगर टक्कर इतनी भीषण हो और इतनी बोगियां उसमें इन्वॉल्व हों तो रिलीफ का काम आप समझ सकते हैं कितना बड़ा होता है। और वो रात भर चला होगा और आज दिन में जो है फिर खत्म हुआ। आप बताया गया कि अब वहां पर रेस्क्यू का काम कम से कम। बिल्कुल सर, अब आज दोपहर में ये बताया गया कि रेस्क्यू का काम खत्म हो चुका है। मतलब ये कि जो बोगियां अभी हैं वहां पे, उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि फंसा हुआ हो, जिसको निकालना हो। वो सारी चीजें की जा चुकी हैं। रिस्टोरेशन यानी कि सामान्य प्रक्रिया पे फिर से इस ट्रैक पे ट्रेन आए, इसके लिए कल सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रैक को ज्यादा डैमेज हुआ है। तो ऐसे में इसे तैयार होने में समय लगेगा। ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसका डैमेज कम है इस ट्रैक का। आपकी बात हुई है क्योंकि रेलवे के अफसरों से अगर ऐसी डैमेज, अब इतना भीषण हादसा हो जाए, दुर्घटना स्थल पर जाकर ये पता लगाना कि आखिर, जैसे इस विषय में यह विषय कि डिरेल कैसे हुआ, इतनी डैमेज स्थिति में जहां पटरियां उखड़ गई हो, सब कुछ हो गया हो, पता लगाना भी बड़ी बात है। निश्चित तौर पे वो आसान काम नहीं है कि आखिर उस वजह को आप पॉइंट आउट कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि कई सारी चीजें तो उसमें ऐसे डैमेज होती है ना कि ट्रेन के एक्सीडेंट के बाद वो डैमेज हो गई रहती हैं। तो आपको ये, जैसे सबोटाज की ही बात करें तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये जो डैमेज है वो सबोटाज के चलते था या फिर ट्रेन जो एक्सीडेंट हुई उसके चलते ये डैमेज हो गया। तो वो काम आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं और वो जो CRS की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर
इसके डिरेलमेंट की वजह क्या थी जिसके चलते ये इतना बड़ा हादसा हुआ। जैसे कि बार बार हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि डिरेलमेंट की 3 वजह हो सकती हैं। पहली, सबोटाज, यानी कि कोई षड्यंत्र हो, कोई ऐसी चीज़ आप निकाल दिए हो, कोई एंटी सोशल एलिमेंट जिसने कुछ ऐसा किया हो जिसके चलते ये ट्रेन डिरेल हो जाए, उसमें नट बोल्ट वगैरह होते हैं। दूसरी चीज़, क्या जो ड्राइवर था या जो सिग्नल देते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, उनके अंदर से कोई चूक हो, यानी कोई मैनुअल गलती है जो कि एक इंसानी गलती थी जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। तीसरा चीज़ कि क्या कोई मैकेनिकल गलती थी जिसके चलते हादसा हुआ। इन तीनों पहलुओं पे सीआरएस की रिपोर्ट के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। तो ये फिलहाल की स्थिति है। अब एक सवाल जो लोगों के मन में भी होगा, प्रधानमंत्री चूंकि इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, देवेंद्र, क्या इसको लेकर के कोई सख्त कदम प्रधानमंत्री उठा सकते हैं, सरकार उठा सकती है? कोई भी ऐसा आभास मिल रहा है आपको? और सर, उसमें निर्भर करेगा इस बात पे कि जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट किस प्रकार की आ रही है। क्या रिपोर्ट में कोई मैनुअल गलती है, क्या रिपोर्ट में कोई मैकेनिकल है। अब समझा जा सकता है कि अगर मैनुअल हो तो इसमें आप क्या करेंगे, जो दोषी है उसको सजा देने के अलावा बाकी सबको तो कुछ नहीं कह सकते। अगर सबोटाज है उस कंडीशन में भी वही होगा कि आप उसके, क्योंकि कुछ मामलों में हमने देखा है पहले सौरभ कि एनआईए ने भी बाकायदा जांच किया इसका। पहले कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिसका एनआईए जांच कर रही थी कि आगे इसके पीछे कौन लोग हैं। तीसरी चीज़ कि अगर मैकेनिकल चूक है तो निश्चित तौर पे वो एक बड़ा सवाल ये रहेगा कि ऐसी गलती, ऐसी चूक दोबारा ना हो, उसके लिए आपके पास कौन सा सिस्टम होना चाहिए। जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, ये दबाव बार बार बनाना सीधे रेल मंत्री के ऊपर कि नहीं, ये सब इसकी जिम्मेदारी जो है सरकार को ओन करनी चाहिए, रेल मंत्री को ओन करना चाहिए। इतना बड़ा हादसा हुआ है, 4 दशक का सबसे बड़ा हादसा। और सौरभ, उस लिहाज से एक लाजमी सी बात है कि अगर उपलब्धि आप अपने माथे लेते हैं, उपलब्धि पे, तो फिर जो क्राइसिस है, ट्रेजेडी है, वो किसके माथे जाएगा। थोड़ा सा आप आगे आए, देखिए ये जो तस्वीरें, जो एरियल शॉट्स हैं जो ड्रोन से लिए गए हैं, इसमें आप देखिए, और ये तो तस्वीर देखकर यकीन नहीं होता है एक बार कि इतना भीषण हादसा ये हुआ होगा। आप डिब्बे जो हैं इसमें गिनना मुश्किल है कि कितने डब्बे जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। और ये देखिए जो बिखरे हुए डिब्बे आपको यहां ऊपर दिखाई दे रहे हैं, एक के ऊपर एक डिब्बा चढ़ जाए, आप समझिए इंपैक्ट कितना जबरदस्त रहा होगा। तो ये जो हमें जो ये एक कड़ी लगातार डिब्बों की ये दिखाई दे रही है, जिसको हमने इस एरो के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं देवेंद्र, ये प्रतीत होता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस की। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रेड कलर का है वो सारा कोरोमंडल एक्सप्रेस की बॉगी है, जो कि कुल संख्या 21 थी। अच्छा, ये हमें बताया जा रहा है कि जो लाल डिब्बे जो हैं, ये बताया जा रहा है यशवंतपुर एक्सप्रेस के डिब्बे हैं, और जो हरे डिब्बे इसमें दिखाई देंगे आपको वो कोरोमंडल के डिब्बे हैं। जैसे कि ये बिल्कुल पलटा हुआ है डिब्बा, देखिए ये डिब्बा है, या उधर वो आपको आगे जो दिखाई दे रहा है, ये कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां हैं, ये हमें बताया जा रहा है। लेकिन बहुत ही भीषण हादसा, और ऊपर से लिए गई तस्वीरें सब बड़ा छोटी छोटी तस्वीर, सब ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं खिलौनों की तरह, जैसे बिखरे हुए हों ऐसा, लेकिन इनके अंदर हजारों लोग थे, 2500 के करीब लोग, आप समझिए अंदाजन जो एग्जैक्ट संख्या है वो 2,2500 के करीब है रिजर्व पैसेंजर्स की। तो अनरिजर्व को मिला लें तो ये 2300-400 के करीब तो आसानी से पहुंच जाएगा। तो इतनी तादाद में लोग इनके अंदर मौजूद थे, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, उन सब लोगों का उस वक्त सोचिए क्या हाल हुआ होगा। ये डब्बे टकरा गए, वो लोग खुशनसीब हैं जो कम से कम उस बोगी में थे, जो डिरेल तो हुई लेकिन पलटी नहीं। बिल्कुल सर, और या फिर जो मामूली चोट से ही बच गए हैं ऐसे इतने बड़े हादसे में, निश्चित तौर पे वो सौभाग्यशाली हैं, और वो लोग नहीं रहे जिन्होंने अपनी जान खो दी। निश्चित तौर पे जैसा कि हम लोग बार बार सर इस बात को कह रहे हैं कि रेलवे मंत्रालय के भी अधिकारी, क्योंकि आम दिनों पे इस तरह की चीजें। अरे देवेंद्र, इस वक्त देखिए जरा, प्रधानमंत्री फोन पर किसी से बात करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। वो ग्राउंड पर हैं और फोन पर वो इस वक्त किसी से बात कर रहे हैं। अब बहुत मुमकिन है, हो सकता है, अब ये तो नहीं कह सकता किससे उनकी बात हो रही है, लेकिन अपडेट अगर वो खुद ले रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि रेल मंत्री तो उनके साथ ही मौजूद है, हो सकता है मुख्यमंत्री से बात कर रहे हो रिलीफ वर्क को लेकर उड़ीसा के। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि संभव है कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात कर रहे होंगे कि क्या क्या रिलीफ वर्क में और आपको मदद चाहिए, कोई ऐसी चीज़ चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर वो जानकारी ले सकते हैं। अपडेट निश्चित तौर पर उनसे भी वो ले रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से। अब ये बातचीत किससे हो रही है, निश्चित तौर पर फिलहाल इसका इंतजार रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम के लोग भी दिख रहे हैं, और उनके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा पीएम के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीके मिश्रा, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है ऐसा कुछ भी अगर होता है तो, क्योंकि प्रधानमंत्री को ब्यूरोक्रेसी के मामले में सारी जानकारी देने की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं की रहती है। और ऐसी संभावना नजर आ रही है कि शायद जो अधिकारी उनको ब्रीफ कर रहे होंगे रेलवे के कोई अधिकारी रहे होंगे। प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं, कुछ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वहां पर वो ले रहे हैं। अब कई सोर्सेस से ऐसी खबरें आ रही थी देवेंद्र, पता नहीं कितनी सही है नहीं,
कि कुछ डेड बॉडीज जो हैं वो बोगी के अंदर अभी भी मौजूद हैं? क्या कोई बात ऐसी सामने आई या बिल्कुल वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन हर लिहाज से कंप्लीट हो गया? बिल्कुल, जो टर्म सौरभ इस्तेमाल किया गया वो यही कहा गया है हमें कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो खत्म कर लिया गया है। फिर हमने दोबारा एक सवाल पूछा कि क्या इस बात की अभी कोई संभावना है कि किसी बॉगी में कोई ऐसा फंसा हो जिसको बचाया जा सकता है या उसको बचाने की कोशिश की जा रही है या कोई जिन्हें जीवन की संभावना। दो टुक शब्दों में इनकार किया गया है कि वो सारा काम हो चुका है, अब सिर्फ हम लोग रिस्टोरेशन का काम कर रहे हैं, यानी कि सामान्य उस पर ट्रेनों की आवाजाही हो सके उसकी बहाली का काम कर रहे हैं। ये तस्वीर अभी इस वक्त आपने देखी, प्रधानमंत्री फोन पर किसी से बात कर रहे हैं और अपडेट ले रहे हैं, समझने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं वहां पर। उनको पहुंचे हुए मेरे ख्याल में 20 मिनट हो चुके हैं मौके पर पहुंचे हुए उनको, और खुद वो ट्रैक पर गए। सामने उनके बोगियां जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त। वहां प्रशासन के सारे अधिकारी हैं, पुलिस अफसर भी मौजूद हैं, बाकी स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, मंत्री उनके साथ हैं, तो सब कुछ उनको इस वक्त वहां पर ब्रीफ किया जा रहा है। और इसके बाद फिर घायलों का हालचाल लेने के लिए भी वो जाएंगे कटक, जैसा बताया गया है। लेकिन बहुत बड़ा हादसा, 4 दशक का सबसे बड़ा हादसा, और खुद प्रधानमंत्री मौके पर इस वक्त मौजूद हैं दुर्घटना स्थल पर, जानने के लिए कि आखिर ये सब कुछ हुआ है तो कैसे हुआ है। इसकी बहुत पुख्ता जानकारी तो केवल तभी मिल सकती है जब कोई टेक्निकल जांच इसकी होगी। जो देवेंद्र बता रहे हैं कि ऑलरेडी जो कमीशन की जा चुकी है, जो जांच शुरू हो चुकी है, अब उसकी रिपोर्ट कब आती है, उसमें 1 दिन 2 दिन कितना वक्त लगता है ये नहीं बताया गया है। लेकिन वो जांच आने के बाद ये वो सार्वजनिक किया जाएगा जल्द से जल्द कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। और ये उम्मीद करती है पब्लिक, जनता ये उम्मीद करती है कि सरकार बताए। कई बार हमें कई कमेटियों के नतीजे नहीं पता चलते, जांच के नतीजे सामने, जांचें होती है पता नहीं चलती, लोग भूल जाते हैं, मीडिया भी भूल जाता है कई बार। लेकिन ये एक ऐसा हादसा है कि क्यों हुआ, इसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सौरभ, और इतनी बड़ी अगर घटना हुई हो, दुर्घटना हुई हो, तो ऐसे में लोग जानना ही चाहेंगे, और उसके लिए जो फॉरेंसिक जांच वगैरह भी होती है तो उसके चलते भी संभव है कि थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं है कि आप तुरंत ये बता सकें कि आखिर इसकी वजह क्या है। इसको रखा गया है सिविल एविएशन में। वजह सौरभ यही रहती है कि जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी है वही खुद जांच ना करे, बल्कि सिविल एविएशन, इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिविल एविएशन, इस जांच को हेड सिविल एविएशन के लोग करेंगे। सीआरएस को सिविल एविएशन उसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ताकि ऐसा ना हो कि रेलवे की जांच है, रेलवे के अधिकारी सिर्फ जांच करें। उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं और वो एक्सपर्ट्स रेलवे को रिपोर्ट नहीं करते। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी के लिए है। बिल्कुल, भाई एक डिपार्टमेंट अपनी ही किसी फेलियर की जांच करके कुछ उसमें लिपापोती ना करे। बिल्कुल, मान लीजिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे, मैनुअल गलती रही होगी तो एक टेंडेंसी हो सकती है ना कि आप अपने लोगों को बचाएं, तो उससे बचने के लिए इसकी जांच का, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा होता है वो एविएशन के पास रहता है। तो ये सारी बातें देखिए अभी निकलकर सामने आ रही हैं। अब प्रधानमंत्री जो है वो मौके पर हैं, और अब यहां से वो थोड़ी देर में जो है वो अस्पताल के लिए रवाना होंगे, और वहां की तस्वीरें भी आपके सामने लाइव हम लोग दिखाएंगे आपको। लेकिन बहुत भीषण हादसा, और प्रधानमंत्री जो है इसका फीडबैक खुद जाकर ले रहे हैं ग्राउंड पर अधिकारियों से, मंत्रियों से कि आखिर कैसे हुआ है। पिछले 9 वर्षों में इस सरकार के ऐसी कोई तस्वीर देखने में नहीं आई है कि ऐसा कोई डिजास्टर हुआ हो। प्राकृतिक आपदाएं अपनी वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन इस तरीके का कोई हादसा जिसमें मैनुअल फॉल्ट की गुंजाइश हो सकती है या टेक्निकल फॉल्ट की गुंजाइश हो सकती है, वो सामने रेलवे हादसा सौरभ हुआ था, लेकिन निश्चित तौर पे इतना भीषण नहीं। हालांकि वो भी हादसा बड़ा था। आपको याद होगा कि कानपुर के पास जो रेल एक्सीडेंट हुआ था नरेंद्र मोदी सरकार के पहले टर्म में, उसमें हुआ था। हालांकि आप देखें आंकड़ों के हिसाब से, आप देखेंगे कि 2012 या 13 तक और उसके बाद इधर, तो उसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि पहले ट्रेन एक्सीडेंट्स बहुत होते थे, अब उसमें काफ़ी काम किया गया है, जिसके चलते ऐसी घटनाएं बहुत कम हो गई थी। लेकिन निश्चित तौर पे एक भी ऐसी घटना का होना, उसकी इजाज़त सिस्टम नहीं दे सकता, और अगर इतनी बड़ी घटना हो तो निश्चित तौर पे ये तो वाकई बड़ा सवाल है कि आखिर इसकी वजह क्या थी जिसने इतनी जानें ले ली। और वो जिस सवाल की हम लोग बात कर रहे हैं, सरकार के किसी स्तर पर सौरभ बात कीजिए, वो उस सवाल का दबाव समझ में आता है। अब लग रहा है प्रधानमंत्री जो है वो वापस वहां से रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है, बालासोर प्रधानमंत्री पहुंचे, लगभग 20-25 मिनट, आधा घंटा आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री वहां रहे हैं, और अब वापस हम हेलीकॉप्टर की तस्वीर देख रहे हैं कि शायद तैयार है हेलीकॉप्टर दोबारा उड़ान भरने के लिए। प्रधानमंत्री अब यहां से रवाना होंगे। अब वो घायलों का हालचाल लेने के लिए कटक जाएंगे, जो जानकारी हमारे पास है। तो शुरुआती जांच रिपोर्ट में सिग्नल एंड ट्रैफिक फेलियर जो है वो सामने अभी तक
बताया जा रहा है कोई सिग्नलिंग को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई है। ये बात शुरुआती तौर पर मानी जा रही है, हालांकि अभी कोई इसकी कोई बहुत टेक्निकल जांच पुख्ता तौर पर नहीं हुई है। और लेकिन सौरभ, इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं। जिन लोगों से हम लोगों की बात हुई है, टॉप सोर्सेज ही हैं, उनका ये कहना था कि उसको लेके कोई ऐसी समस्या नहीं है, अभी तक की जांच में ये जानकारी सामने नहीं आई है। तो ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ये वजह रही होगी। तो फिलहाल प्रधानमंत्री मौके पर थे और अब वो वहां से लग रहा है थोड़ी देर में वापस रवाना होंगे और इसके बाद घायलों से वो मुलाकात करेंगे। ग्राउंड पर इस वक्त खुद प्रधानमंत्री मौजूद हैं। उनका हेलीकॉप्टर ठीक जो दुर्घटना स्थल है उसके बगल में फील्ड्स हैं, ये खुला मैदान है, वहां पर जाकर उनका हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड किया है बिल्कुल दुर्घटना स्थल पर ही। और प्रधानमंत्री ने देखा, आपने वो आए हेलीकॉप्टर से उतरे तो ठीक चल के बिल्कुल सामने ही एक छोटा सा टेंट बनाया गया था जहां पर उनको बताया गया पहले क्या हुआ और फिर उन्होंने सारा हादसा जिस जगह हुआ वो पूरी साइट उन्होंने खुद देखी है। और हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियां ये बता रही हैं कि अब वो रवाना होने को हैं। प्रधानमंत्री अब यहाँ से निकल रहे हैं और अब वो जाएंगे घायलों से मुलाकात करने के लिए। अब ये दुर्घटना इतनी बड़ी थी कि प्रधानमंत्री खुद आकर के इसका पूरा जायजा जो है वो ले रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ काम दिल्ली में बैठे हुए भी उन्होंने किया होगा और होता है हमेशा, लेकिन कई बार कुछ हादसे इतने बड़े होते हैं और लोगों में, जनमानस में उनका इतना बड़ा इंपैक्ट जाता है कि उस वक्त आपको कई बार जो है एक आश्वासन के तौर पर ही सही, प्रधानमंत्री अगर आए हैं खुद यहाँ पर तो एक उसकी भी एक संदेश जो है हो जाता है। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसी घटनाएं लोगों का भरोसा हिलाती हैं, भले ही तोड़े ना, लेकिन हिला जरूर देती हैं। तो ऐसे में अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो जा रहे हैं तो वो एक भरोसा मिलता है कि चलो जिस व्यक्ति को सिस्टम देखना है, जिसकी जिम्मेदारी है सिस्टम देखने की, वो पूरे तरीके से एक्टिव हैं। तो बाकी जो रेलवे के यात्री हों या बाकी जो देश के लोग हों, उनके अंदर एक भरोसा, कॉन्फिडेंस जगता है कि चलो ये एक हादसा हो गया लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आगे दोबारा ऐसी घटना ना हो। इसके लिए सिस्टम को जितना अलर्ट होना चाहिए वो नज़र आता है। तो ऐसे दौरों का सबसे बड़ा फायदा यही रहता है। घायलों से जब मिलने जाएंगे तो निश्चित तौर पे उन लोगों का समझा जा सकता है कि मनोबल कितना बढ़ेगा और अभी किस मनोस्थिति में वो होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।